हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से ये नई सीरीज शुरू की जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 3 साल के इस कारण से क्योंकि आपके बदलते ट्रेंड के अनुसार आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर आपका 2021, 22, 23 क्योंकि जो पास वाले ईयर होते हैं उन्हीं का फ्लक्चुएशन जो ज़्यादा रहता है, उसको देख के आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप 10 साल के सॉल्व कर लेते हैं तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम पास में है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसके संदर्भ में आपको प्रीवियस ईयर भी साथ में क्वेश्चन देखना होगा। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं और आप अपना जब पढ़ते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़ा है वो याद नहीं रह रहा है, तो उस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के मतलब कि करके सॉल्व करके उससे अपने आप के डीप मतलब जो सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं और अपना खुद का सेल्फ एवेल्यूशन कर सकते हैं, ताकि जो आपका एग्ज़ाम आए तो उसमें इस तरीके के प्रश्नों को जो जिस तरीके से अटेम्प्ट करना है तो उसमें बेहतर कर सके। तो ये आपका जो आज का पहला क्लास है वह हिस्ट्री का है। इसी तरीके से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इनकी एक एक क्लास ली जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ ये 3 ही साल के हैं, जो 2021 से 2023 तक के हैं। क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए उससे मैं अभी वो ही सही रहता है। क्योंकि अभी क्या है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, और वैसे भी आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जब वो इस तरीके का एक एग्ज़ाम फोबिया होने लगता है तो उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा उस तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं कि ये हमने सॉल्व कर लिया तो ये वाले क्वेश्चन हमसे अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी पे आपका वर्क किया जा रहा है। अगर आप जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई जा रही है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। इस हमारे चैनल पर पिजन आईएएस का पीटी 365 भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जब आपके प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश हो जाएगी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, तो उसके बाद आपको पीटी 365 जो विजन आईएएस का है तो उसके प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि जो विजन आईएएस का पीटी 365 है उस पर आप क्वेश्चन बनाइए। तो हम उस टाइम पे जब आपके इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे तो विजन आईएएस के जो भी पीटी 365 है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जितने भी आपके सब्जेक्ट है, तो सभी के आपके प्रश्नों को उसमें साथ में लेके आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं 2023 के प्रश्नों को। 2023 के प्रश्नों के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि धान्य कटक जो कि महासांगिक के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, तो निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में यह अवस्थित था। तो इसके अंतर्गत बताना है कि यह किस क्षेत्र में अवस्थित था। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए है, क्योंकि यह आंध्र देश में मतलब कि जो आंध्र क्षेत्र था वहाँ इसका ये वहाँ पर अवस्थित था। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि धान्य कटक जो था वह वर्तमान में दक्षिण पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश की अमरावती के निकट स्थित एक छोटा सा नगर है, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला के राजाओं को कालचक्र धर्म के सार स्वरूप को शिक्षा दी हुई थी। और अमरावती धरणीकोटा इतिहास में तीसरी बार जो कि 12वीं शताब्दी में कोटा शासकों की राजधानी बना था। और गुंटूर के बेलपुरु में एक मंदिर में पाए गए एक शिलालेख के अनुसार अमरावती को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया था कि श्री धान्यकटक नाम का एक नगर है जो देवताओं के नगर से श्रेष्ठ है, और जो अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर की पूजा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा की जाती है, जहाँ भगवान बुद्ध को भी पूजा जाता है, जहाँ एक बहुत ऊंचा चैत्य है जो विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित है, जिससे यह भी पता चलता है कि यह स्तूप अपने काल में चरमोत्कर्ष पर था। तो इसमें आपको इस तरीके से करना है कि ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में बता दे रहे हैं, क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। तो आपने जो एक शॉर्ट नोट्स बनाया होगा जो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के लिए बनाते हैं, तो उसमें आपको पॉइंट आउट करके अपनी चीज़ों को लिख लेना है कि ये वाली चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं या फिर हमें ये चीज़ नहीं आती हैं, तो हमें वहाँ पर लिख लेना है। और आता है तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है, तो आपको इसके साथ ही सॉल्व करते जाना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए आता है इसमें मतलब कि पहला कथन आता है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, और दूसरा कथन आता है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपाकार होता था, और तीसरा कथन आता है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है
तो इसमें देखा जाए तो आपके दो कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं? इसमें केवल दो कथन सत्य हैं। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका पहला कथन जो है वह सत्य नहीं है और दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। तो इस कारण से आपके केवल दो ही कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि स्तूप की संकल्पना के बारे में देखा जाए तो स्तूप जो है उनका जो प्रारंभ एक तरीके से है वह वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले से है। मतलब कि जो स्तूप की संकल्पना है वो कब से भारत में स्टार्ट हुई थी? उसमें दिया गया है बौद्ध काल से, लेकिन बौद्ध काल से नहीं, इसका प्रारंभ एक तरीके से देखा जाए तो यह वैदिक काल के समाधान टीले से इसकी संरचना के उल्लेख देखने को मिलता है। और स्तूप शब्द का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसेयनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। तो यहाँ पर स्तूप शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में वन के देवता वरुण द्वारा बनाए गए स्तूप का उल्लेख मिलता है जिसकी कोई नींव या आधार नहीं होती है। और ऋग्वेद में एस्तुका शब्द का उपयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है और यह उस समय भूमि पनर में ढेर या टीले के स्तूप के नाम से भी जाना जाता था। सामान्य तौर से देखा जाए तो यह अवशेषों का एक निक्षेपाकार था जिसमें मृतकों के अवशेषों एवं राख को रखा जाता था और वैदिक परंपरा में के स्तूपों को बौद्धों के लोकप्रिय बनाया गया है। तो बौद्धों के जो स्तूप रहे हैं वो लोकप्रिय रहे हैं। और इसमें तीसरा कथन इस कारण से सत्य है क्योंकि ये अवदान शतक, महाअवदान, स्तूपदान जो है वह बौद्ध स्तूपों में से स्तूप स्मारक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। और यहीं तक कि यह राया पसेनिया सुत्त जैसी जैन साहित्य में भी इसका उल्लेख है। और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्पना संरचना स्वरूप प्राप्त किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत ही प्रमुख इसकी व्याख्या रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंतर्गत कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम, फुआर और मुचरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो आपको बताना है कि ये जो तीन शब्दावली इसके अंतर्गत दी गई हैं तो यह किसके संदर्भ में रही हैं? ऑप्शन ए राजधानी नगर, ऑप्शन बी पत्तन, ऑप्शन सी लोह और इस्पात निर्माण के केंद्र, ऑप्शन डी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी होगा क्योंकि ये कोरकई, पुम्पुहार और मुचरी जो रहे उस टाइम के बंदरगाह थे। तो इनकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो कोरकई है, कोरकई की अवस्थिति को एक तरीके से देखा जाए तो यह बंगाल की खाड़ी के तट पर थामी बरानी नदी के मुहाने के समीप स्थित पांड्यों का पत्तन था। और इस पत्तन के समीप गंगा घाटी के आसपास प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ विकसित व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पेरिफेरस ऑफ द एरिथेसियन सी नामक पुस्तक में तमिलनाडु के अन्य पत्तनों के साथ कोरकई का भी उल्लेख हुआ है। और दूसरा पत्तन आता है पूमपुहार जो कि एक तरीके से तमिलनाडु के माइला दुत्तरई जिले के में एक कस्बा है। यह एक समृद्ध प्राचीन पत्तन नगर था जिसे कावेरी पुमपट्टिनम के नाम से जाना जाता था, जो कुछ समय के लिए तमिलकम में प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी भी थी। और ये पोहार जो है वह कावेरी नदी के मुहाने के समीप समुद्र तट पर स्थित है। तो इस तरीके से ये पूमपुहार के बारे में। अब तीसरा आता है मुजरिस, जिसे मुचीरी के संदर्भ में दिया गया है। आपने ज़्यादातर मुजरिस पढ़ा होगा लेकिन मुजीरी भी उसका नाम है, मुजरिस का ही नाम मुजीरी है। और एक तरीके से केरल का पत्तन नगर था और यह विश्व में सबसे प्राचीन पत्तनों में से भी एक था। और संगम साहित्य में मुचीरी पत्तन पर काली मिर्च के लिए आने वाले रोम जहाज़ों का वर्णन मिलता है। और वर्ष 1341 में मालाबार तट पर पेरियार नदी बेसिन में बाढ़ आने के कारण मुचीरी पत्तन विनष्ट हो गया था। और इस पत्तन के अवशेषों को भारत की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजनाओं के लिए एक मुंजरिस विरासत परियोजना के लिए संरक्षित किया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में इसकी उपरोक्त व्याख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, ऑप्शन बी दिया गया है कि राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन के विषयों का विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, ऑप्शन सी दिया गया है कि किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, ऑप्शन डी होता है कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इसकी बट किरुतल की सही व्याख्या करता है, मतलब कि इसकी स्पष्टता ये किसको स्पष्ट करता है।
तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो उत्तर होता है ऑप्शन डी होता है, क्योंकि यह युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन आनुष्ठानिक मृत्युवरण कहलाता है। तो यह प्रथा कौन सी कहलाती है? वटकिरुतल प्रथा। इन प्रथाओं से रिलेटेड आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है वटकिरुतल। एक तरीके से देखा जाए तो यह आमरण अनशन का एक तमिल अनुष्ठान था। यह विशेष रूप से संगम काल में प्रचलित था। तमिल राजा अपने सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर दिशा के सन्मुख यह प्रतिज्ञा करते थे कि वे युद्ध में कभी भी अपनी मृत्यु का सामना करने से यह वटकिरुतल पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कि युद्ध में कभी भी अपनी मृत्यु का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। उस प्रथा को वटकिरुतल कहा जाता था और यह प्रथा एक तरीके से आमरण अनशन करने की एक तमिल अनुष्ठान होता था। और यह अनुष्ठान या तो अकेले या बंदी राजा के समर्थकों द्वारा एक समूह में किया जाता था। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। पहला आता है होयसल, दूसरा आता है गढ़वाल, तीसरे आते हैं काकतीय, चौथे आते हैं यादव। तो उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए हुए थे? तो इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में केवल 3 और ऑप्शन डी में किसी से नहीं। तो इसमें इसका उत्तर बताना है। मेरे उत्तर बताने के पहले आप अपना उत्तर सोच लिया करें, ताकि ये रहे कि आपकी भी प्रैक्टिस साथ में होती जाए। इसमें आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा कि इसमें किसी ने भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या को देखा जाए तो होयसल जो देखा है वह होयसल साम्राज्य उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया था। और होयसल साम्राज्य की राजधानी आरंभ में बेलूर में अवस्थित थी, जिसे बाद में हलेबिडु में स्थानांतरित किया गया था। होयसल साम्राज्य के शासनकाल से दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला एवं धर्म का विकास हुआ तथा इसकी विरासत मुख्य रूप से होयसल वास्तुकला में निहित है। अब आता है गढ़वाल के बारे में। गढ़वाल के बारे में देखा जाए तो यह राजवंश 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुए मुस्लिम आक्रमण से पहले उत्तर भारत का एक साम्राज्य हुआ करता था। इसकी कालावधि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक थी, जिसमें प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारतीय राजनीति की सभी विशेषताओं जैसे वंशवादी प्रतिद्वंदिता और गठबंधन, सामंती राज्य संरचना, ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता तथा बाह्य आक्रमण के प्रति सुभेद्यता आदि शामिल होती है। तो ये आपके गढ़वाल के बारे में है। फिर आते हैं आपके काकतीय और यादव वंश के बारे में। यह जो रहे हैं वह 13वीं से 15वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय इतिहास को 2 अलग अलग चरणों में विभाजित करती है, जिसमें पहला आता है कि यह 13वीं शताब्दी की शुरुआत को चोल एवं चालुक्य साम्राज्यों के विघटन के रूप में चिन्हित किया जाता है। और चोलों के पतन के बाद दक्षिण में पांड्य एवं होयसल का उदय हुआ तथा इस क्षेत्र में उत्तर में काकतीय एवं यादवों का उदय चालुक्य साहित्य के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ, जो कि राज्य की 1 शताब्दी से अधिक समय तक अस्तित्व में रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, जिसमें साहित्यिक कृति और रचनाकार दिए गए हैं। पहला दिया गया है देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़, दूसरा दिया गया है हम्मीर महाकाव्य और नयचंद्र सूरी, तीसरा दिया गया है मिलिंद पन्हा नागार्जुन, चौथा दिया गया है नीति वाक्यामृत जो है वह सोमदेव सूरी। तो इनके अंतर्गत आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने युग में सही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 3 युग में आपके सही हैं। तो कौन कौन से युग में सही हैं? तो इसमें जो आपका देवी चंद्रगुप्त, ये आपका इनका बिल्हड़ का ना हो कि एक इसका है विशाखा दत्त का है, तो ये विशाखा दत्त का है। और ये हमीर महाकाव्य जो है वह नयचंद्र सूरी का ही है। मिलिंद पन्हो जो है वह नागार्जुन का है। नीति वाक्यामृत जो है वह सोमदेव सूरी का है। तो ये एक दूसरे से सुमेलित हैं, जिसमें आपका सिर्फ पहला सुमेलित नहीं है जो कि बिल्हड़ ना हो के विशाखा दत्त है। तो इस कारण से आपका ये तीनों कथन इसमें सत्य है और केवल 3 ही इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा केवल जंतुओं और पादप जीव की संपदा नहीं है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। तो उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित
करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है बौद्ध परंपरा, ऑप्शन बी जैन परंपरा, ऑप्शन सी शैव परंपरा, ऑप्शन डी वैष्णव परंपरा। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें देखा जाए तो आपका उत्तर ऑप्शन बी है, क्योंकि ये जो है वह जैन परंपरा को संबोधित करता है। चलिए तो जानते हैं इनकी व्याख्या को, कि जैन परंपरा के अंतर्गत माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है जिसे आत्मा कहा गया, मतलब कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है जो आत्मा कहलाता है। जैसा कि आधुनिक जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी जीवित प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। जाति, रंग, पंथ या राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन पवित्र है। छोटी चींटी या सूक्ष्मतम जीव सहित सभी स्तरों पर मौजूद जीवों का जीवन पवित्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पौधों जैसे स्थिर इकाइयों में भी आत्माएं होती हैं, जिनमें से सभी में एक ही भावना या ग्रंथि है, स्पर्श की भावना। इसके साथ ही गतिशील इकाइयों में आत्माओं के संवेदी अंगों में भिन्नताएं, जैसे कि कीट में 2 ग्रंथियां जैसे कि स्पर्श और स्वाद की ग्रंथि, चींटी में 3 ग्रंथियां स्पर्श, स्वाद और गंध की, और मधुमक्खी में 4 ग्रंथियां स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि होती है। और इसके साथ ही जानवरों और मानवों में 5 ग्रंथियां जैसे कि स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण होती हैं। तो इस तरीके से इसकी उपरोक्त व्याख्या है। अब क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। ऑप्शन ए दिया गया है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी वीर विजय, ऑप्शन डी विरूपाक्ष। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि किसके शासक के समय में किया गया। यह देवराय ने किया था, जो कि तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया था, और इस बांध से नहरों के माध्यम से नहरों और गांवों को पेयजल या सिंचाई की जलापूर्ति होती थी, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के लिए सुपुर्द कर दिया था। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी महमूद बेगड़ा, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि यह बहादुर शाह होगा। कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण से गुजरात सुल्तान बहादुर शाह अत्यधिक दबाव में आ गया। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लिया, जिनके पास उस समय सक्रिय समुद्री शक्ति थी, जिसके जरिए 15वीं शताब्दी के अंत में भी भारत पहुंचे थे। वर्ष 1534 में शाह ने पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए और आगे चलकर उन्हें दीव के साथ साथ साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे कि वसई तथा वर्तमान मुंबई स्थित द्वीपों को भी पुर्तगालियों को सौंप दिया, और 1559 में पुर्तगालियों ने शाह से दमन प्राप्त किया हुआ था। तो इसके अंतर्गत इसकी उपरोक्त व्याख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी आता है 1793 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी है, क्योंकि यह 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। ये 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम निर्णायक कदम था, और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के साथ उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई थीं। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा पहली बार तत्कालीन भारत में ब्रिटिशों के अधीन संपूर्ण क्षेत्र को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया, और यह अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारभूत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के संदर्भ में, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो पूछा गया है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, एक तरीके से ऑप्शन ए आता है एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन बी आता है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, ऑप्शन सी आता है विधि की निष्पक्ष प्रकृति, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि विधि के समक्ष निष्पक्ष प्रकृति। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका उसको
पॉलिटी की जब श्रृंखला शुरू करेंगे तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे और भी प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे साथ में। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना है, जिसमें स्थल और जिसके लिए जाना जाता है उसके बारे में दिया गया है। पहला आता है बेशनगर। बेशनगर किसके लिए जानने के लिए दिखा गया है इसमें? शैव गुफा मंदिर। वो दूसरा आता है भाजा, जो कि आता है आपका बौद्ध गुफा मंदिर। तीसरा आता है शीतलवासन, जो कि जैन गुफा मंदिर। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही युग्म के बारे में बताना है। तो इसमें आपके जो एक तरीके से देखा जाए तो 2 युग्म सही हैं। इनके अंतर्गत जो आपका 2 युग्म कौन कौन से सही हैं, जिसमें पहला तो आता है आपका जो हेलिडोरस का स्तंभ लेख है वह आपका सही नहीं है, और वो क्योंकि आपका इसमें कौन सा शैव गुफा मंदिर से दिया गया है, तो यह वैष्णव मत से प्रेरित है। तो इसमें आपका पहला सही नहीं है, जो कि हेलिडोरस के स्तंभ का एक प्रस्तर स्तंभ है, जिसमें लगभग 113 ईस्वी पूर्व में भारत के बेशनगर यानी कि विदिशा मध्य प्रदेश के पास में इसे स्थापित किया गया है, और यह एक तरीके से वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलिडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में संदर्भित किया गया था। दूसरा आता है भाजा गुफाएं, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के पुणे शहर में स्थित 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है, और यह गुफाएं भाजा गांव के समीप 400 फीट ऊंचाई पर है, और यह अरब सागर की ओर से आने वाली महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर भी स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या 2407-1 द्वारा इस शिलालेख और गुफा मंदिर में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है, और यह महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्रों से संबंधित है, और इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की विशेषताओं से संबंधित कई स्तूप भी होते हैं। अब आता है शीतलवासन गुफाओं के बारे में, जिन्हें अरिवर कोयल भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु को पिट्टूकोट्टई शहर में 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां पर चट्टानों को काट कर इन्हें बनाए गए ये प्रसिद्ध जैन मंदिर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस कारण से आपके 2 कथन सत्य हैं। पहला वाला आपका उसमें शैव मत को दिया गया है, तो शैव मत ना होकर वैष्णव मत होगा, जो कि हेलिडोरस के स्तंभ से संदर्भित है, और इसमें आपका दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत सही है ही। तो केवल 2 ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। पहला आता है इसमें कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान बताना है, और वह स्थान जिस राज्य में यह है उनके बारे में। इसमें अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान में देखा जाए तो पहला आता है धौली, और दूसरा इसमें क्या बताना है, उड़ीसा से संबंधित है। दूसरा आता है एरारगुड़ी, जो एक तरीके से इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश से। जौगढ़ जो आता है इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित दिखाया गया है, और कालसी जो कर्नाटक से संबंधित दिखाया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित है इसके बारे में बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है उपयुक्त केवल 1 युग में सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 युग में सही है, ऑप्शन सी दिया गया है केवल 3 युग में सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है सभी 4 युग में सही है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका एक तरीके से ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन आपके सत्य है और 2 आपके गलत है। तो इसमें आपका जो पहला दूसरा है वह आपका सुमेलित है, और जो तीसरा चौथा है वह सुमेलित नहीं है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि धौली जो है एक उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में कि पाए गए पुरातात्विक अवशेषों से इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष रूप से अशोक के समय में लगा है, और धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ स्थित होता है। 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गूठी पाथीकोंडा रोड पर एरारगुड़ी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया हुआ है, और शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक की महत्वपूर्ण संपदाओं में से एक है, जिनमें बृहद और छोटे शिलालेख शामिल हैं। जौगढ़ एक प्राचीन किला है जो कि कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़वाली राजधानी के रूप में कार्य करता है, और जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में बहरामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है। जिसमें आपका आता है कि जौगढ़ उड़ीसा का एक अन्य स्थान है जहां अशोक के बृहद शिलालेख मौजूद होते हैं, जो कि कलिंग शिलालेख जिसे कहा जाता है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया है, और कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच एक बफर जोन में स्थित है। तो इसकी एक उपयुक्त व्याख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो आपके 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि 2023 के आपके क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर 20 ही क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। 2023 में 20 के आसपास ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके 2022 के क्वेश्चन है, जिसमें राजा और राजवंश के बारे में दिया गया है। इसमें आपके
एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं। तो मतलब कि 20 से 22 क्वेश्चन का एक रेशियो है, चारों चीज़ों को मिला के, आपके एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर सभी को मिला के। इसमें राजा और राजवंश के बारे में दिया गया है, जिसमें राजा आपके नन्नुक, चंदेल और जय शक्ति, परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपके केवल 2 ही कथन सत्य हैं। तो इनके 2 ही कथन सत्य हैं। इनकी व्याख्या को देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका दूसरा और चौथा जो है वह सत्य नहीं है, मतलब कि 2 सुमेलित नहीं है, पहला और तीसरा इसमें सुमेलित है। व्याख्या को देखें तो इसमें आता है कि ये चंदेला यानी कि चंदेल जो थे वह मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत वंश था। उन्हें भारतीय इतिहास में लोकप्रिय रूप से चंदेल या जिजाक भुत्ती वंश कहा जाता था और महोबा खंड की किंवदंतियों के अनुसार चंदेल परिवार की उत्पत्ति चंद्रमा यानी हिंदी में चंद्र कहा जाता था और हेमवती के मिलन से हुई थी। 954 ईस्वी के खजुराहो शिलालेख के अनुसार चंदेल वंश के प्रथम राजा नन्नुक ऋषि चंद्रतेय के वंशज थे, जो प्रसिद्ध वैदिक ऋषि अत्रि के पुत्र थे। तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है कि चंदेल डायनेस्टी के बारे में इसका दिखाया गया है कि कौन रूलर रहे हैं, कौन इनका कितना रूलिंग पीरियड रहा है, और इसके डिस्क्रिप्शन को भी जान लेते हैं। अब इसमें आते हैं ननुक के बारे में देखा जाए तो यह 1835 से 1845 ईस्वी तक रहे और इनके जो यह एक तरीके से फाउंडर थे, मतलब कि इनके चंदेल राजवंश के फाउंडर थे और यह इन्होंने खजूर बत्तिका और यहाँ पर शासन किया। तो इनके संदर्भ में, और यहाँ पर इन लोगों ने गुर्जर प्रतिहार से यह रिलेटेड थे। फिर आता है बागपति जो कि 845 से 865 तक रहे और इन्होंने खजूर वाटिका पर ही शासन किया। फिर आता है जया शक्ति एंड विजया शक्ति जो कि 865 से 885 तक इनका रहा। फिर आता है राहिला जो रही 885 से 905, जिन्होंने रूलर ऑफ जेजाक भुक्ति, यहाँ पर इन्होंने शासन किया। श्री हर्षदेव जो कि 905 से 925 ईस्वी तक रहे, जिन्होंने जेजाक भुक्ति पर शासन किया। और जयशक्ति का संबंध जो है एक तरीके से चंदेल वंश से था, ना कि परमार वंश से। तो जयशक्ति जो रही हैं उनका चंदेल वंश से संबंध था, परमार वंश से नहीं था। इस कारण से आपका दूसरा कथन उसमें असत्य है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश मध्य युगीन भारत के 2 हिंदू राजवंशों में से एक था। हरिश्चंद्र के वंशजों में 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान आमतौर पर सामंत के दर्जे के साथ मंडोर मारवाड़ जो कि राजस्थान और जोधपुर में है, इन्होंने शासन किया। और 8वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान नागभट्ट वंश ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज पर शासन किया। अन्य गुर्जर वंश था वह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने प्रतिहार उपनाम ग्रहण नहीं किया हुआ था। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में हुए जटिल युद्धों, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शामिल थे, ने नागभट्ट द्वितीय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक रहे और कन्नौज में नई राजधानी स्थापित की। लगभग 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र था। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। और इसमें 4th नंबर में देखा जाए तो इसमें मेहरभूज जो थे वह परमार राजा थे, ना कि राष्ट्रकूट। तो इस कारण से आपका 4th नंबर का वो जो उसमें कथन दिया गया है वो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी दिया गया है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञात था। ऑप्शन सी दिया गया है कि संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन डी दिया गया है कि संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है कि संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली कविताओं का संग्रह शताब्दियों में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित किया गया था। ये कृतियाँ आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखन संभवतः अद्वितीय है और जो पूरी तरह से धार्मिक है। इसकी कविताएं 2 मुख्य विषयों से संबंधित हैं, जिसमें पहले 5 संग्रह प्रेम यानी कि अक्कम पर आधारित हैं और 2 अगले संग्रह वीरता जो कि पुरम पर आधारित हैं, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और उनके द्वारा किए गए कार्य भी
शामिल हैं। कई कविताएं विशेष रूप से वीरता जो कि योद्धा नैतिकता से संबंधित हैं, ऊर्जावान व उत्साह से प्रदर्शित है तथा भारत के अन्य प्रारंभिक व मध्यकालीन साहित्यों की तुलना में साहित्यिक अतिशयोक्ति से पूरी तरह मुक्त होती हैं। नायकों और संरक्षकों की प्रशंसा वाला वर्दिक साहित्य होने के कारण समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसकी चिंता स्वाभाविक थी। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया है जिसे अनकु कहा जाता है, और संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है और ना ही इसे किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रायोजित किया गया था। लगभग 600 वर्षों की लंबी अवधि में विभिन्न समय बिंदुओं पर रचित और विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों, राजकुमारों, सरदारों, किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों, लोहारों, बढ़ई और ब्राह्मणों, जैनों और बौद्धों द्वारा लिखित कविताएं विषम सामाजिक समूहों से संबंधित हैं और अतः ही वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था तो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है कि योग वशिष्ठ का जो निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है वह भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और हिंदू बुद्धिजीवियों ने सह अस्तित्व, संवाद और एक दूसरे की निकटवर्ती उपस्थिति को समझाया। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों में परिणाम संस्कृत लघु योग विषय को फारसी योग वशिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने की महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। और यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसका उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को संश्लेषित करता था। सबसे पहले इन अनुवादों को सम्राट जहांगीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकृत किया गया, जिसे योग वशिष्ठ के रूप में जाना जाता है, और इसे 1597 ईस्वी में 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा पूरा किया गया था, जिसमें मुस्लिम दरबार के विद्वान निजामुद्दीन पानीपत और हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी तथा पठान मिश्रा जाजीपुरी शामिल थे। तो इसके अंतर्गत ये आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपण करती है। ऑप्शन ए दिया गया है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ऑप्शन बी वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णता प्रमाणित है। और ऑप्शन सी तर्कसंगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ऑप्शन डी ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। इसमें ऑप्शन ए आता है कि रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होकर परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई है। क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कथन पहला आता है कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देवी मंदिरों में से एक है। दूसरा कथन आता है कि अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया है। ऑप्शन तीसरा कथन आता है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको उपयुक्त कूट में से बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 1, 2, 3। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा कथन जो है वह सत्य है। तो इसकी व्याख्या को इसके पहला दूसरा कथन होने के साथ आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब कि इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग आदि ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। इसका उल्लेख अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर लिया और उसकी संपत्ति लूट ली। साथ ही मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहली बार सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो कि आज के मंदिर की स्थापना व्यवस्थित मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया गया था और 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल के संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हुई थी। तो इस कारण से आपका उसमें जो तीसरा वाला कथन दिया गया है तो उसमें आपके जो राष्ट्रपति हैं वो राधाकृष्णन का नाम दिया गया है और जो प्रतिष्ठा है वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 मई 1951 को की गई थी। तो इस कारण से आपका तीसरा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी कि रिजर्व और अंतरित यानी कि ट्रांसफर के अंतर्गत बांटे गए। तो निम्नलिखित कथनों में से ये बताना है कि आरक्षित के अंतर्गत कौन आते हैं। पहला न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय सुशासन, तीसरा आता है इसमें आपका स्थानीय सुशासन, तीसरा आता है भू राजस्व, चौथा आता है पुलिस। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि 1 2 3 होगा, ऑप्शन बी दिया गया है कि 2 3 4 होगा, ऑप्शन सी दिया गया है इसमें कि 1 3 4 होगा, ऑप्शन डी दिया गया है कि 1 2 4 होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके जो मतलब कि इसमें आरक्षित के अंतर्गत आपकी पहली, तीसरी और चौथी आती है। स्थानीय सुशासन जो है वह रिजर्व सूची के अंतर्गत आती है। तो आरक्षित सूची के अंतर्गत आपका दूसरा स्थानीय सुशासन नहीं आता है बल्कि न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस आता है। तो ऑप्शन सी होगा। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार विषयों में 2 सूचियों में विभाजित किया गया, जिसमें आरक्षित सूची जिसे कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि, राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय स्थानांतरित सूची में शामिल थे। तो इस तरीके से ये आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये शब्द फड़म किसको निर्दिष्ट करता है। तो यह ऑप्शन ये दिया गया है पहनावा, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी आभूषण, ऑप्शन डी हथियार। तो इसमें ऑप्शन बी होगा जो कि सिक्के को निर्दिष्ट करता है कि मध्यकालीन त्रावणकोर में फिरनम और चक्रम सिक्के मुद्रा के नियमित इकाई थे और व्यापार के बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि बारेंद्र कुमार घोष, दूसरा आता है जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, तीसरा आता है रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जुड़ा था। ऑप्शन ए आता है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी आता है केवल 2, ऑप्शन सी आता है 1 और 3, ऑप्शन डी आता है केवल 3। तो इसमें आपके जो रास बिहारी बोस हैं वह आपके गदर पार्टी में एक सक्रिय रूप से जुड़े रहे और आपके पहले दूसरे नहीं रहे हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा। व्याख्या को देख लेते हैं कि बारेंद्र कुमार घोष, जो कि बारेंद्र घोष बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन जुगांतर या युगांतर के संस्थापक थे और वह गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे और इन्होंने जोगेंद्र चंद अनुशीलन समिति के सदस्य बने और वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA जिसका गठन 1924 में हुआ था के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वह गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। और रास बिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे और वह गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। तो इसके अंतर्गत इसकी उपयुक्त व्याख्या है। अब आता है कि क्रिप्स प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा आता है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए भी प्रांत को तैयार नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी आता है ना तो 1 ना तो 2। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। तो केवल दूसरा कथन सही है कि क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे। और इसके अलावा मिशन ने प्रस्तावित किया कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का इच्छुक नहीं है और एक अलग संघ बना सकता है जिसका एक अलग संविधान हो सकता है। तो इस कारण से पहला कथन सत्य नहीं है, दूसरा कथन सत्य है। तो इस कारण से ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से मूल ग्रंथों पर विचार करना है। पहला आता है इसमें नीतिपकड़म, दूसरा आता है विशिष्ट परिशिष्ट पर्वन, तीसरा आता है अवदान शतक, चौथा आता है
लष्टी लक्षण महापुराण। तो इनमें आपको उपयुक्त में से बताना है कि जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 4, ऑप्शन सी दिया गया है 1 3 4, ऑप्शन डी दिया गया है 2 3 4। तो इसमें बताना है, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन बी होता है, जिसमें दूसरा और चौथा सत्य है, जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित है। नीति पकड़म जो है वह एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुदा का निकाय में शामिल किया गया था। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है, जो कि प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। और अवदान शतक के 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है, जो लगभग एक ही समय से संबंधित है। और त्रिसष्टि लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिनसेना ने राष्ट्रकूट के शासन के दौरान की हुई थी। तो इस कारण से ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें आता है ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाएं इसके बारे में। आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान, और तीसरे आते हैं आपके नाथ मुनि जो वैष्णव विद्वान है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका दूसरा और तीसरा कथन सुमेलित है और पहला वाला सुमेलित नहीं है। तो इस कारण से आपका पहला सुमेलित नहीं है, तो इसमें केवल 2 ही कथन यानी कि 2 ही युग में इसमें सही होंगे। व्याख्या को देख लेते हैं। इसमें जो आर्यदेव हैं वह महायान बौद्ध भिक्षु रहे हैं, और यह नागार्जुन के शिष्य और माध्यमा का दार्शनिक थे, और दिगनागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। श्रीरंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप में श्रीमन नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, और एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने नलईर दिव्य प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था, और यह इसके कारण इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि भारत पर पहला मंगोलाक्रमण जलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों ने अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। व्याख्या को देख लेते हैं कि 1240 से 66 ईस्वी के बीच में मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई, और इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1299 में मंगोलों ने मंगोल शासक दवा खान के पुत्र कुतलुंग खान या कुतलुंग ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, और मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था। उसने के निकट आने की बात सुनकर अलाउद्दीन ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की और सिर्फ के बाहर से इसे तैनात किया। मंगोलों ने दिल्ली से 6 मील उत्तर में स्थित किल्ली नामक स्थान पर इसे प्रवेश किया, तथा अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान तरमा सिरिन के नेतृत्व में हुआ था, और गयासुद्दीन तुगलक ने तरमा सिरिन के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार भेज दिया, जो कि मंगोलों के साथ सीमा बनी रही थी। तो इसके अंतर्गत इसका उपयुक्त व्याख्या है। अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहेदारन कहलाते थे। तो कुलाहेदारन कौन कहलाते थे। ऑप्शन ए अरब व्यापारी, ऑप्शन बी कलंदर, ऑप्शन सी आता है फारसी खुशनवीस, और ऑप्शन डी आता है सैयद। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी होगा कि इसमें सैयद जो थे वह कुलाहेदारन कहलाते थे, कि सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया था, और मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की, हालांकि उनकी नीति सामान्य वध की थी। राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया और उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को पास में रखने की अनुमति दी गई। और सैयद एक नुकीली टोपी या कुलह लगाते थे, इसलिए इन्हें कुलहदारान के नाम से जाना जाता था। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। दूसरा कथन कहता है कि अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरी आती है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टी पर ली गई जमीन में एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की हुई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन
सही है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन बी दिया गया है कि केवल 2 और 3 होगा, ऑप्शन सी दिया गया है कि केवल 1 और 3 होगा, और ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3 होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है, तो ऑप्शन बी आएगा। तो इसमें दूसरा कथन आपका सत्य है, मतलब ऑप्शन बी सत्य है। इसलिए व्याख्या को देखें कि उड़ीसा में गंग राजवंश के शासक एक और गौरवशाली राजवंश आया, जिसे सूर्यवंशी गजपति कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक का कखरुआ देव की 1541 में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी, जिन्होंने भोई वंश की स्थापना की हुई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के पास 23 युद्धपोत और लगभग 1000 सैनिक थे, और जनवरी 1510 में उसने गोवा पर आक्रमण किया। उस समय गोवा की सत्ता बीजापुर के शासक के हाथ में थी, जो अपने ही राज्य में विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था। मौके का फायदा उठाकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, और 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, लेकिन जल्द ही गतिविधियों का मुख्य केंद्र मद्रास में स्थानांतरित हो गया। फ्रांसीसी डे ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी से मद्रास को पट्टी पर लिया था, और उन्होंने वहां एक किलेबंदी कोठी का निर्माण किया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था। तो इसके अंतर्गत इसकी उपयुक्त व्याख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला तो आता है कि न्यायिक दंड के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा आता है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा आता है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 3, ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र में आता है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणामस्वरूप गुलाम या दास हो सकता है। यदि एक दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया है, तो वह बंधन से मुक्ति की हकदार होती है। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था के अवस्था के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। जब किसी दासी द्वारा उसे अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को एक ही बराबर बार में स्वतंत्र माना जाएगा, और यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना है, तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा, और एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर 12 पनास के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो खुद को गुलाम बनाते हैं। तो इसके संदर्भ में इसकी उपयुक्त व्याख्या होती है। अब आता है हमारे 2022 और 23 के प्रश्न फिनिश होते हैं। अब आते हैं हमारे 2021 के क्वेश्चन। 2021 के प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये क्यों प्रसिद्ध रही हैं, इनके अंतर्गत बताना है। ऑप्शन ए आपके जैन साधु में, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी माधुर्य वास्तुकार, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, यह नाटककार रहे हैं, जो कि 8वीं शताब्दी के विद्वान भावभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात है, और उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव प्रसिद्ध है। तथा हस्तिमल होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे, जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे, और उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए हैं, जिनमें 4 नाटक प्राप्त हैं। मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, अंजना, पवनजय और सुभद्रा नाटिका रही हैं। क्षेमेश्वर एक नाटककार थे, जिन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी, और इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर नाटककार थे। तो इनके संदर्भ में ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं में मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा आता है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें दूसरा कथन आपका सत्य है, पहला कथन गलत है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारे में 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी, और इसमें कारण से पहला कथन गलत है।
1919 में भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय परिषदों को महिलाओं को मताधिकार देने के नियम बनाने के लिए कहा गया था, जो संपत्ति, आय और शिक्षा पर आधारित हों। इस आधार पर 1919 में मद्रास शहर में, 1920 में त्रावणकोर और झालवाड़, 1921 में बम्बई और मद्रास प्रांत में सीमित मात्रा में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में मत देने के लिए महिलाओं की उम्र 21 वर्ष की सिफारिश की गई थी और 1935 के अधिनियम में अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर 2.5% महिलाओं का तक सीमित था और उनके लिए संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। और यद्यपि वे किसी भी अनारक्षित स्थान पर चुनाव लड़ सकती थी। इनके संदर्भ में उपरोक्त व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आता है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ऑप्शन बी आता है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन सी आता है कि 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन डी आता है कि क्रिप्स में प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते हुए संपूर्ण डोमिनियन स्टेट को भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि AICC द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसने अंग्रेजी में अनुमोदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। तो ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्होंने एरवडा जेल पूना में गांधी जी ने अपने भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य का अनुवाद अंग्रेजी में सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन के नाम से किया था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आरोही क्रम में सही है। तो इसमें आपका परगना, सरकार और सूबा आता है। तो ये क्रम आपका सही है कि मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी कि प्रांत प्रदेश में, सूबा का सरकार यानी कि आधुनिक तहसील या अनुमंडल, और परगने का विभाजन गाँव में किया जाता था, जिसमें सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी और सबसे बड़ी परगना होती थी और परगना से बड़ी सरकार और सरकार से बड़ी इकाई सूबा होती थी। तो इस तरीके से ये क्रम चलता था। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जो बाद में बेंथू फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगे। तो इसमें आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि बेंथू ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महिला विद्यालय के नाम से दक्षिणा रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से एक विद्यालय खोला, जो बाद में हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद में बेंथू विद्यालय के नाम से जाना गया। 1879 में इसे कॉलेज के रूप में विकसित किया गया तथा यह भारत का पहला वुमेन कॉलेज बना, जो एशिया का पहला महिला विद्यालय रहा। और इसी विद्यालय में सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए थे। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श से ढिल्लो याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। ऑप्शन बी 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में। ऑप्शन सी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन डी है कि यह आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में जाने जाते थे। तो यह 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श से हैं। श्री प्रेम सहगल व शाहनवाज पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप का लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उनका बचाव भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर शप्रू, काठजू और जवाहरलाल नेहरू ने भी किया हुआ था। संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात उन्होंने मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन वायसराय लॉर्ड वेवल ने जनभावना को देखते हुए उन्हें क्षमा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा आता है कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा आता है कि रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है और बताना है कि इस कूट में से कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें जो आपका कूट है वह पहला सही है, क्योंकि पहला और दूसरा कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि कर्नाटक, जिसकी राजधानी आरकोट थी, वह मुगल दक्कन का एक सूबा था, जो कि एक प्रकार से हैदराबाद के निज़ाम के तहत आता था। लेकिन जिस प्रकार से निज़ाम ने अपने को
दिल्ली की मुगल सरकार से स्वतंत्र कर लिया था, उसी प्रकार से कर्नाटक के उपसूबेदार ने दक्कन के निजाम को स्वयं स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार कर्नाटक के नवाब सदातुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपनी गद्दी सौंपी और विजयनगर के पतन के पश्चात मैसूर वाडियार वंश के शासन ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा हुआ। नादिर शाही के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों, दक्षिण में गंगा तक विस्तृत थी और आरंभ में इसकी राजधानी बरेली की आंवला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। और रोहिलों का संघर्ष दिल्ली, अवध और जाट राज्य में लगातार चलता रहता था, इसके अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है अजंता बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी आता है सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी आता है कि पांडुलेखा गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित है। ऑप्शन डी आता है अमरावती स्तूप गोदावरी घाटी में स्थित है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा कि अजंता गुफा दक्कन के पठार में बाघोर नदी घाटी में स्थित है और सांची स्तूप जो है बेतवा नदी घाटी में स्थित है। पांडुलेखा गुफा देव जो है वह मंदिर नासिक में स्थित है, जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम है, और अमरावती स्तूप कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। तो इस तरीके से एक दूसरे से यहाँ पर स्थित है और इसका में जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन ए ही अकेला है। और नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन आता है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया गया। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए आता है केवल एक, ऑप्शन बी आता है केवल दो, ऑप्शन सी आता है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी आता है ना तो एक ना तो दो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, केवल दो होगा कि 17 नवंबर 1999 को पहली बार यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। इसे संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के अपने प्रस्ताव में 56-262 द्वारा अपना लिया गया था और 7 मई 1954 को मुस्लिम लीग के समर्थकों से पाकिस्तान की संविधान सभा ने बांग्ला भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव किया और 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान में अनुच्छेद 214 के क्लॉज 1 में उर्दू के साथ बांग्ला भाषा को भी राजभाषा में दर्ज किया गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा कथन आता है कि यह भारत में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा कथन आता है ऑप्शन कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। और चौथा आता है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है 1 और 2, ऑप्शन बी आता है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, 1 और 4, ऑप्शन डी आता है 1 और 2, 2, 3, 4। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है, जिसमें पहला और चौथा कथन आपका सत्य है। व्याख्या को देखते हैं कि मितौली गांव मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित एक 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप घात राजा देवपाल ने करवाया था। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है। यह मात्र वृत्ताकार मंदिर ही नहीं है। 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर हैं जो तंत्र और शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं। 64 योगिनी मंदिर के वृत्ताकार रूप में संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो इस कारण से कथन चौथा इसमें सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया हुआ था। तो यह ऑप्शन ए है, जिसमें धौलावीरा आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर धौलावीरा एक अनूठी विशेषताओं में से एक है। उनका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है और यहाँ विशाल जलराशि के कुंड, बांध, नहर और तटबंध मिले हैं। सबसे प्राचीन जल संभरण प्रणाली का विकास यहीं हुआ था और यहाँ से स्टेडियम के अवशेष और 10 बड़े आकार के संकेताक्षर ला अभिलेख भी मिला हुआ है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत सही है। क्वेश्चन आता है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था या स्थित था। पहला भरूच, दूसरा चिकाकोल, तीसरा त्रिचुनापल्ली। तो दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी आता है 1 और 2, ऑप्शन सी आता है केवल 3, ऑप्शन डी आता है 2 और 3। तो इसके अंतर्गत उत्तर देखा जाए तो केवल एक होगा, जिसमें अकेला भरूच है। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर अहमदाबाद, भरूच, आगरा में फैक्ट्रियां स्थापित की थी और चिकाकोल और त्रिचुनापल्ली में
ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था। क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में शासन था? पहला मगध के गुप्त, दूसरा मालवा के परमार, तीसरा थानेश्वर के पुष्यभूति, चौथा कन्नौज के मोखरी, पांचवा देवगिरी के यादव, छठा वल्लभी के मैत्रक। तो इस प्रयुक्त में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। तो इसमें ऑप्शन ए में 1, 2, 5 दिया गया है। इसका उत्तर ही बता देते हैं कि ऑप्शन कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो उत्तर जो है इसमें पहला, तीसरा, चौथा और छठा है। तो पहला, तीसरा, चौथा, छठा कौन कौन सा है? पहला जैसे कि मगध के परमार और मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति और आपके चौथे नंबर पर कन्नौज के मोखरी और वल्लभी के मैत्रक। तो इस तरीके से ये 4 रहे हैं। इनकी व्याख्या को देख लेते हैं कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात हर्षवर्धन के उत्थान उत्तर भारत के निम्न राजवंशों का था। पहला मगध के गुप्त शासक, दूसरा थानेश्वर के पुष्यभूति जिस वंश से हर्षवर्धन संबंधित था, कन्नौज के मोखरी जिसके राजा ग्रहवर्मन ने हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था, चौथा वल्लभी के मैत्रक वंशी ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, और मालवा के परमार और देवगिरी के यादव दक्कन में शासन किया और उनका शासनकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था, जबकि गुप्त वंश का पतन और हर्ष का उत्थान 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? पहला कुश्ती, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तीसरा लेखाकरण, चौथा भविष्यवाणी। तो उपयुक्त कूट में से सही कूट की पहचान करनी और बताना है कि इसमें किस में निपुण थी। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी चारों में ही निपुण थी। ऑप्शन उसका उत्तर देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि 1535 से 1537 के मध्य पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की। उसने वहाँ की सामाजिक आर्थिक दिशा का विस्तृत वर्णन किया और इस समय अच्युत देवराय का शासन था। नूनीज के अनुसार विजयनगर में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। कुछ स्त्रियाँ मल्ल योद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएँ, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिकबा, संगीतकारी होती थी और वे युद्ध में भी भाग लेती थी। तो यह विजयनगर साम्राज्य की स्त्रियों के संदर्भ में है, जो कि हर चीज़ में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आता है कि पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ऑप्शन बी आता है कि पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन डी आता है कि मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑकलोट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। व्याख्या को देखते हैं कि गुरु रविन्द्रनाथ ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद मदनपल्ली चिक्तर आंध्र प्रदेश की बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी धुन में उसी समय उन्होंने बनाई थी। उस समय कॉलेज के प्रधानाध्यापक शिक्षाविद जेम्स हेनरी काजिन की पत्नी मार्गरेट कजिन ने जनगण मन को संगीतबद्ध किया हुआ था। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जिसमें पहला आता है ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण दिया गया है। बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृति। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें दूसरा और तीसरा एक दूसरे से सुमेलित है, आपका पहला सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि बुर्ज होम जो है वह कश्मीर का एक नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। वह आखेट पर आश्रित मानव इस समय का मंदिर का निर्माण करना नहीं जानता था। उत्तरी 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रकेतुगढ़ का उल्लेख टालमी ने गंगरे दाई नाम से किया। यहाँ की खुदाई से टेराकोटा जो कि पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली और यह स्थल मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल में आबाद है। यहाँ से गुप्तकालीन सोने और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में स्थित गणेश्वर में ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें बाणाग्र, मछली का कांटा, चूड़ी, सूलाग्र, छेनी आदि मिली हुई हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पर पार की थी। तीसरा आता है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आता है केवल 1, ऑप्शन बी आता है 1 और 2, ऑप्शन सी आता है केवल 3, ऑप्शन डी आता है 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो केवल 1 होगा। तो ऑप्शन ए आएगा।
तो इसकी व्याख्या को देखते हैं कि मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने पर्शिया ईरान पर आक्रमण कर उसके शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़मी का साम्राज्य नष्ट कर दिया था। उसे जान बचाकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। ख्वारिज़मी का बड़ा बेटा युद्धराज अलाउद्दीन बर्नी भारत की ओर सिंधु नदी तट पर भाग कर आया और जहाँ तक मंगोलों ने उसका पीछा किया और उसने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की हुई थी, लेकिन चंगेज खान ने आक्रमण के भय से इल्तुतमिश में उसकी मदद करना स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था, जबकि तैमूर में भारत का पर 1398 से 99 के दौरान आक्रमण किया हुआ था। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 ईस्वी तक रहा, जबकि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तक पहुंचा हुआ था। तो इसमें तीसरा कथन आपका आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कथन कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ या ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा आता है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और यहाँ उसे समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा आता है कि गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो उपयुक्त में से आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, जिसमें पहला और तीसरा सही है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और गोवा के प्रति संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा कि संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था और वे संत इग्नेनियस के मित्र थे। उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की थी। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के सेंगुचुआन द्वीप पर हुई और 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा में संत जेवियर ने भोज का अनुष्ठान किया था, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा आता है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग में व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा आता है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार करती थी। तो आपको उपयुक्त कथनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन बी आता है कि 2 होगा, ऑप्शन सी आता है कि 1 और 3 होगा, ऑप्शन डी आता है 3 होगा। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। व्याख्या को देख लेती है कि विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा पूरे देश में यानी कि बंगाल, असम, उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहाँ दाय भाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। मिताक्षरा और दाय भाग जाति भेद नहीं करती थी और यानी ऊंची और नीची जाति के लिए नहीं लिखी गई थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते हुए पुत्र पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दाय भाग में पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसे किसी दावे पर विचार करती थी। मिताक्षरा और दाय भाग स्त्री पुरुष दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार व्यक्त करती थी। तो इस कारण से कथन इसमें तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि हमारी श्रृंखला का आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से किन 3 नदियों में एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। तो इनमें से कौन सी वह नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो भाई आपकी सतलज है, क्योंकि सिंधु नदी के उद्गम के बारे में देखा जाए तो यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखारचू के निकट एक हिमनद से होता है। यह तिब्बत में सिंगी खम्बान अर्थात शेर मुख कहते हैं और इस नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ पर अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे स्वेग, गुलकुत, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। सतलज नदी को पंचनद कहा जाता है। यह पंचनद नदियाँ आपस में मिलकर पाकिस्तान की मिथरकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है और सतलज नदी सिंधु में सीधे मिलती है। तो इस तरीके से ये इसकी उपयुक्त व्याख्या है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपके जो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के हैं वो तो पूछे गए हैं, साथ ही साथ में वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पर हाल ही में किस तरीके मतलब कि यात्राएं की गई या फिर कुछ भी जो सुर्खियों में रहा है। तो आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई को और बेहतर करना है कि आपको ट्रेंडिंग मतलब कि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि इसमें कौन सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसके अंतर्गत आया हुआ है। आपने इन प्रश्नों को देखा है तो समझ ही गए होंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।